नमस्कार, मैं सरिता चौधरी राजस्थान सरकार व वेदांता के CSI इनिशिएटिव ई कक्षा इसका टेक्निकल पार्टनर मिशन ज्ञान है आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम लोगों ने भारतीय संसद में राज्यसभा और लोकसभा के बारे में डिस्कस किया। उसके पश्चात इस चैप्टर से संबंधित छोटे प्रश्न यानी बहुचयनात्मक और अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के बारे में डिस्कस किया। इस वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रारंभ करते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें पूछा गया है पहला प्रश्न कि संसद सदस्य की योग्यताएं बताइए। हम लोगों ने अध्ययन किया है, पता है कि सांसद बनने के लिए सबसे पहली योग्यता है वह यह है कि वह भारत का नागरिक हो। फिर दूसरी है न्यूनतम आयु, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। इसी प्रकार से वह लाभ के पद पर आसीन नहीं हो, दिवालिया पागल घोषित नहीं किया गया हो, और संसद जो भी योग्यताएं निर्धारित करती है समय समय पर उन सभी योग्यताओं को पूरी करता हो। ये सभी क्या है, संसद सदस्य बनने के लिए निर्धारित योग्यताएं। नेक्स्ट पूछा है संसद के 2 कार्य बताइए। देखो, संसद का प्रमुख कार्य है विधि निर्माण करना, तो हम एक तो बताएंगे विधि निर्माण करना। इसी के साथ हम लोग बता सकते हैं कि धन विधेयक पारित करना, कार्यपालिका पर नियंत्रण करना या संविधान संशोधन करना। इनमें से कोई भी एक और जोड़ लेंगे। तो हम लोग यहाँ बता रहे हैं विधि निर्माण करना संसद का प्रमुख कार्य है, और संसद संघ सूची के 97 विषयों पर, समवर्ती सूची के 47 विषयों पर और इसके साथ साथ ही राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है। जब अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के किसी विषय को राज्यसभा राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, तब संसद कानून बना सकती है। इसी प्रकार से आपातकाल या संकट काल की उद्घोषणा की स्थिति में भी राज्य सूची पर संसद कानून बना सकती है। इसी प्रकार से 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानमंडलों द्वारा यह प्रस्ताव संसद के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए कि अमुक विषय पर आप कानून बनाइए, तो संसद उस पर भी कानून बना सकती है। तो संसद का प्रमुख कार्य क्या हुआ? कानूनों का निर्माण करना। दूसरा है कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का कार्य। संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है विभिन्न प्रस्तावों के माध्यम से और विभिन्न प्रश्नों को पूछकर करती है। इन प्रस्तावों की बात करें या इन प्रश्नों की या इनके कालों की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव या विश्वास प्रस्ताव। इनके माध्यम से व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करती है। हमेशा कार्यपालिका को यह भय बना रहता है कि जनता के प्रतिनिधि व्यवस्थापिका द्वारा किसी विषय पर प्रश्न पूछा जा सकता है या उन्हें पद विमुक्त किया जा सकता है। किसके द्वारा? विश्वास प्रस्ताव पारित न करके और अविश्वास प्रस्ताव पारित करके। तो इस प्रकार से संसद 2 प्रमुख कार्य करती है। क्या? कार्यपालिका पर नियंत्रण और विधि निर्माण। नेक्स्ट है धन विधेयक पर टिप्पणी लिखी। देखो, धन विधेयक संबंधी जो प्रावधान है, प्रक्रिया है, उसका उल्लेख अनुच्छेद 109 में किया गया है। इसी प्रकार से इसकी जो परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 10 में किया गया है। अब धन विधेयक किसे कहते हैं? कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्धारण करने का कार्य लोकसभा अध्यक्ष को होता है। सामान्यतः आय, व्यय या किसी कर को लगाने, घटाने, बढ़ाने या सरकारी कोष में किसी राशि को निकालने या जमा करवाने संबंधी जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव होते हैं वे सभी धन विधेयक की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और धन विधेयक मुख्यतः लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और राज्यसभा को केवल 14 दिन का समय दिया जाता है, और राज्यसभा सिफारिशों सहित या रहित उसे पुनः 14 दिन के भीतर लोकसभा को लौटा दे, और यदि नहीं लौटाती है तब भी वह पारित मान लिया जाता है। इस प्रकार से धन विधेयकों पर लोकसभा की प्रभुता होती है, और दोनों सदनों द्वारा पारित होने के पश्चात उसे कहाँ भेजा जाता है? राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है, और वह क्या बन जाता है? वह कानून बन जाता है। तो इस प्रकार से धन विधेयक अनिवार्य रूप से एक सरकारी विधेयक होता है जिसे सरकारी पक्ष के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। तो ये सारी बातें हम लोग इसके अंतर्गत लिखेंगे। नेक्स्ट पूछा है संविधान संशोधन संबंधी विधेयक क्या है? देखो, संविधान में संशोधन करने संबंधी जो प्रस्ताव होते हैं वे संविधान संशोधन विधेयक कहलाते हैं।
ठीक है। इनका मुख्य लक्ष्य क्या होता है? संविधान की विभिन्न धाराओं में संशोधन करना, क्योंकि बदलती हुई आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार संविधान में संशोधन करने की भी आवश्यकता होती है और यह अधिकार दिया गया है संसद को, जिसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। इस प्रकार से अनुच्छेद 368 में दो विधियों का उल्लेख किया गया है, एक साधारण बहुमत की विधि और दूसरी विशेष बहुमत की विधि। संविधान संशोधन संबंधी जो विधेयक होते हैं वे दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं और यदि एक सदन द्वारा पारित हो जाए तो दूसरे सदन द्वारा पारित होना भी आवश्यक होता है, क्योंकि यदि दोनों सदनों में गतिरोध होता है तो वह विधेयक गिर जाता है, प्रस्ताव गिर जाता है, समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से संविधान संशोधन संबंधी विधेयकों पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं होता है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि दोनों सदनों द्वारा जब संविधान संशोधन विधेयक पारित हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, तो उसके पश्चात राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति यदि उन पर हस्ताक्षर कर देता है तो वह क्या हो जाता है? तो वह संविधान संशोधन हो जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखने योग्य है कि संविधान संशोधन प्रस्ताव जब राष्ट्रपति के पास दोनों सदनों द्वारा पारित होकर आते हैं तो राष्ट्रपति उस पर इनकार नहीं कर सकता, राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने ही होते हैं। नेक्स्ट है, कोरम या गणपूर्ति से आप क्या समझते हैं? यानी वह निर्धारित न्यूनतम सदस्य संख्या जो किसी सदन की कार्यवाही को वैधानिकता प्रदान करती है उसे कोरम कहा जाता है। यानी जितनी न्यूनतम निर्धारित संख्या सदस्यों की आवश्यक की गई है, निर्धारित की गई है, उसके आधार पर उस सदन की कार्यवाही को वैधानिक माना जाता है। और यह कितनी की गई है संविधान में? 1/10, यानी किसी भी सदन की सदस्य संख्या का 1/10 भाग सदन की कार्यवाही के समय उपस्थित होना चाहिए और इस 1/10 भाग के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी शामिल होते हैं। यदि यह शामिल नहीं होते हैं, इतनी सदस्य संख्या नहीं होती है, तो सदन की कार्यवाही वैधानिक नहीं मानी जाती है और सामान्यतः एक सूचित घंटी के पश्चात सदन को स्थगित कर दिया जाता है। लोकसभा के लिए ये संख्या है 55 और राज्यसभा के लिए वर्तमान में ये संख्या है 25 और 245 सदस्यों का 10वां भाग 25 सदस्य है। यानी लोकसभा और राज्यसभा में यदि कार्यवाहियों का संचालन किया जा रहा है तो कोरम की पूर्ति के लिए लोकसभा में 55 सदस्य और राज्यसभा में 25 सदस्य उपस्थित होने आवश्यक होते हैं। तो यह स्थिति क्या कहलाती है? कोरम या गणपूर्ति कहलाती है। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने लघुतरात्मक प्रश्नों के बारे में चर्चा की। अब हम लोग चर्चा करते हैं निबंधात्मक प्रश्नों के बारे में, जिसमें पूछा गया है कि भारतीय संसद के गठन व संरचना को स्पष्ट कीजिए। हमेशा की तरह निबंधात्मक प्रश्न आप लोगों को तैयार करने होते हैं और यदि किसी प्रकार की कोई कठिनाई आती है, दिक्कत आती है, तो आप मेरे वीडियोस की विजिट कीजिए और कंटेंट को कंप्लीट समझिए, उसके बाद में निबंधात्मक प्रश्न हल कीजिए। पूछा गया है संसद के गठन, तो संसद के गठन से संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधानों के बारे में बताएंगे और संसद की संरचना यानी संसद के दोनों सदन और उनके गठन के प्रावधान है उनके बारे में हम लोग बताएंगे। यानी हम लोग बताएंगे कि भारतीय संसद का गठन और उसकी संरचना और उससे संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान बताएंगे। यानी अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, 81 आदि का उल्लेख करेंगे, जिसमें संसद और उसके सदनों की सदस्यता संख्या का और आदि का उल्लेख किया गया। उन सभी प्रावधानों का इसमें उल्लेख करेंगे। फिर हम बताएंगे सदस्य संख्या कितनी है दोनों सदनों में कंपैरिजन करते हुए, इनका निर्वाचन कैसे किया जाता है, इनका कार्यकाल कितना होता है, सदस्यों के लिए योग्यताएं क्या हैं, निर्योग्यताएं क्या हैं और इन सदनों के पदाधिकारी कौन होते हैं, उनका निर्वाचन कैसे होता है। ये सारी बातें बहुत ही संक्षिप्त में लिखेंगे, वरना हमारा आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा। इस तरह से हम लोग हल कर पाएंगे संसद के गठन और उसके संरचना से संबंधित प्रश्न को। नेक्स्ट पूछा है कि संसद की विधि निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। तो हम लोग बताएंगे कि संसद में विधि निर्माण के लिए, कानून निर्माण के लिए कौन कौन से विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं। फिर हम लोग बताएंगे कि विधि निर्माण की प्रक्रिया में जो साधारण विधेयक प्रस्तुत किया जाता है उसे प्रस्तुत करने और पारित करने की प्रक्रिया क्या होती है। फिर प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन में होने वाली प्रक्रियाओं का उल्लेख करेंगे। तत्पश्चात हम दूसरे सदन में होने वाले इन तीनों वाचनों का उल्लेख करेंगे। फिर बताएंगे कि विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए
भेजा जाएगा और यह क्या हो जाएगा, विधि निर्माण हो जाएगा जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देगा। तो यह प्रक्रिया क्या हुई, विधि निर्माण की प्रक्रिया हुई। नेक्स्ट पूछा है, भारतीय संसद दुनिया की संसदों में सबसे शक्तिशाली विधायिकाओं में से एक है, इसके कार्य और शक्तियों के आलोक में इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो हम लोग बताएंगे भारतीय संसद से संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान, फिर बताएंगे इस संसद के कार्य जिसमें विधि निर्माण करना, धन विधेयक पारित करना, संविधान संशोधन करना, कार्यपालिका पर नियंत्रण करना, ये चारों कार्य बताएंगे। इसके साथ साथ ही हम लोग बताएंगे निर्वाचन करना, महाभियोग संबंधी प्रावधान करना और किसी भी विषय का निर्णय करना और चर्चा परिचर्चा करना आदि महत्वपूर्ण कार्यों को हमारी संसद संपादित करती है। इस तरह से भारतीय संसद दुनिया की संसदों में सबसे शक्तिशाली विधायिका है या संसद है। इसी के साथ ही यह चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।